मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के लिए पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो पहला अध्याय है क्लास 10 में के केमिस्ट्री में 10th क्लास के केमिस्ट्री में वो उस पर मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में मैं कुछ बात बता देना चाहूँ पहले कि ये जो साइंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे गांव ग्रामीण इलाके से बच्चे बिलोंग करते हैं, जैक बोर्ड के जो बच्चे हैं खास करके, तो उनको एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो प्रीफर करते हैं कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ें। तो मैंने कोशिश किया है कि इसको हिंदी मीडियम में बनाया जाए, इसको ज़्यादा सुगम बनाया जाए और समझने लायक ज़्यादा ही बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको उस तरीके से बनाने का। और ये ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि हमारे जैक बोर्ड के बच्चे जो बहुत ही ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं और उनको लैंग्वेज का एक डर रहता है, तो बात डरने की नहीं है, बात है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की होती है कि हम जब कभी पढ़ें तो साइंस के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अंग्रेजी में ज़्यादा आसान है और हिंदी उनका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और पहली बात, दूसरी बात कि जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम हो जाती है, खास करके साइंस सब्जेक्ट्स में। और आप जब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं या हायर एजुकेशन में किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU में जाते हैं तो वहाँ हायर क्लासेस में मीडियम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए खड़ा करेगा। तो पहले से थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही अगर सीखें तो निश्चित रूप से हम लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े। और हम लोगों ने आज ये देखा कि हम लोग जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू किए तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। पहले शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, बाद में चल के लेकिन वो परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर अच्छा लगने लगता है। लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, लिखे भी और पढ़ाने में। तो ये बाइलिंगुअल है, हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाना तो बात तो आपसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हिंदी में ही, बस लिखना जो कुछ टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखा जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण के बारे में। और ये वीडियो बनाया गया है इस बात को ध्यान में रख के, अभी जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम है 2021 10वीं का एग्ज़ाम है और उसके प्रिपरेशन में बड़ा ही हेल्पफुल होगा और क्विक प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातें जो केमिकल रिएक्शन को लिखने में, केमिकल इक्वेशन को लिखने में हम ध्यान दे सकते हैं, जिस पर सावधानी बरती जा सकती है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और फिर से मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इसको इस लायक बनाया जाए, ताकि बनाया जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे समझ पाए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। अभी एक टॉपिक मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि नए चीज़ों का बनना। रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटता है और नए पदार्थों का निर्माण करता है, या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से हमने शुरुआत किया है, उससे अलग होगा। ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये मिलके वाटर बनाता है और ये वाटर लिक्विड बनाया। हमने ये ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, इसका भी अपना एक मतलब है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो यह एक केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन बाद में बात करेंगे। हमने ये लिखा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसको अगर हम भाषा में लिखें तो कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। ये हम रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया का स्टेटमेंट हुआ और इसी को हमने ये सिंबल दिया है, इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे, वो बाद में कहेंगे। अभी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और नए पदार्थ का निर्माण करे, या कोई एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करे। रासायनिक अभिक्रिया में कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ ये मिलते हैं और जब ये बनाते हैं कोई नए पदार्थ, तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या हम कहते हैं कि एक पदार्थ जब टूटता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो इस बात को हम, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन ऊपर लिखा है मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर जब जल का निर्माण करते हैं तो ये हो गया, जिसमें जल का जो गुण है, आप समझ लीजिए हाइड्रोजन जो है हाईली कंबसिबल है, बहुत ही ज्वलनशील है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करता है, लेकिन उसके मिलने से जो बना है ये जल, ये आग को बुझाने में मदद करता है। मतलब इसका जो गुण है इन दोनों के गुणों से अलग है, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जल का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से अलग है। मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील है, वो बड़ी जल्दी उसमें आग लग जाती है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन उन दोनों के मिलने से जो नया यौगिक बना जल, वो आग को बुझा देता है। तो उनकी हो गई ना प्रॉपर्टी, चले उनका गुण अलग हो गया, तो उनके गुण अलग होते हैं, हमेशा यही होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का को जब गर्म किया जाता है तो इससे दो यौगिक बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, ये बनते हैं। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप मार्बल के नाम से भी जानते हैं, मार्बल, ये अलग है, मार्बल पत्थर है एक, और कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्विक लाइम इसको कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से, इसके गुण से अलग है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो मार्बल है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकारक, रिएक्टेंट, इसको कहेंगे प्रतिकारक, जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है, और इसको कहते हैं प्रतिफल। ये प्रतिफल बना जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना। तो हम एक बात यहाँ कह देना चाहते हैं कि प्रोडक्ट का जो गुण होगा,
प्रोडक्ट, अब हम लिख सकते हैं प्रतिफल को, आप समझ गए। प्रोडक्ट के गुण रिएक्टेंट के गुणों से, रिएक्टेंट के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है, गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। रिएक्टेंट के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया का यही मतलब हुआ। रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होगी तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके गुण रिएक्टेंट के गुणों से, मतलब प्रतिकारक के गुणों से एकदम अलग होंगे। ये बात हुई। अब कहता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उन्हीं का अगर सांकेतिक रूप से हम निरूपण करें, रासायनिक अभिक्रिया में सांकेतिक रूप से, रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण, सांकेतिक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण, अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं तब हम उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे अभी कहा ना कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो दोनों के मिलने से जो बनते हैं वो जल बनाता है। तो हम लिख सकते हैं इसका सिंबल हाइड्रोजन का H2 प्लस ऑक्सीजन का O2, और ये दोनों मिलके जल बनाते हैं, मतलब H2O बनाते हैं। तो हम इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन, जो भी आप कहना चाहें इसको कहिए। ये रासायनिक समीकरण हुआ। तो रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक निरूपण करने वाले हैं, और इस सांकेतिक निरूपण को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण में भी इन केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण में केमिकल इक्वेशन का मतलब समीकरण, रासायनिक समीकरण में एक रिएक्टेंट होता है जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल। ये तीर का जो निशान हुआ इसको हम कहते हैं एरो साइन, तीर का निशान, तीर का निशान। और इस तीर के निशान से हम यह दिखाते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तीर के निशान का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है उस तीर की, वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगी, प्रतिफल की तरफ होगी। हम इससे यह दिखाना चाह रहे हैं, इससे यह सूचित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। यह बात कहने के लिए हम तीर का इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक या एक से अधिक, या एक से अधिक हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी एक या एक से अधिक हो सकता है। एक या एक से अधिक, प्रोडक्ट भी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के जो गुण होंगे वो निश्चित रूप से रिएक्टेंट के गुण से भिन्न होंगे, एकदम भिन्न होंगे, और हम तभी उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता है, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता है। वो तो जस्ट एक इंटरेक्शन हुआ, उसमें कोई नया चीज़ नहीं बना, तो हम उसको रिएक्शन नहीं कह सकते। तो यह बात हुई केमिकल रिएक्शन और उसका
सांकेतिक निरूपण कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन में हम कुछ संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जो रासायनिक समीकरण है उसमें हम कुछ संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। संकेतों का इस्तेमाल क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जानना है। तो ये कहना है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरणों में उपयोग किए जाने वाले संकेत, हम उन संकेतों के बारे में बात करते हैं। पहला संकेत हम ये बता दें कि एरो का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का एरो का, इसको हम कहते हैं तीर का निशान। तीर का निशान, और ये कहाँ यूज करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच में, प्रतिकारक तथा प्रतिफल के मध्य, उसके बीच में हम इसका इस्तेमाल करेंगे एरो का। एक इस्तेमाल किया जाता है अपवार्ड एरो, हम इसको कहते हैं अपवार्ड एरो। अपवार्ड एरो मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में तीर, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करते हैं यदि रिएक्शन में कोई गैसीय प्रतिफल बन रहा हो। तो उसके बगल में हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, अपवार्ड एरो। एक इस्तेमाल करते हैं डाउनवार्ड एरो, इसको कहते हैं डाउनवार्ड एरो। डाउनवार्ड एरो, और ये जो डाउनवार्ड एरो है इसको हम कहते हैं नीचे की तरफ तीर, हिंदी में नीचे की तरफ तीर। तो इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई प्रतिफल प्रेसिपिटेट बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो। यदि कोई अवक्षेप बन रहा हो, तब उसे इस प्रकार के तीर से दिखाया जाता है। इस प्रकार के तीर द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह का तीर का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई अवक्षेप बने। अवक्षेप का मतलब आप समझ रहे होंगे, अवक्षेप को अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वह प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अघुलनशील कोई ऐसा चीज बना, अघुलनशील पदार्थ जो पेंदी में बैठ जाता है। जो भी रिएक्शन
कंटेनर होगा, रिएक्शन वेसल होगा जिसमें अभिक्रिया कराई जा रही है, उसके पेंदी में बैठ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वह अवक्षेप बना है, प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेशन हुआ है, ये हम कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट का यह मतलब होता है, उसको हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, हमेशा दिखाएंगे। एक स्मॉल के जैसे ब्रैकेट में एस या ब्रैकेट में जी या ब्रैकेट में एल या ब्रैकेट में एक्वस, ये लिखा रहता है, तो इसका भी अपना कुछ मीनिंग होता है। इसका कहता है कि यह भौतिक अवस्था, पदार्थों की भौतिक अवस्था दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था को सूचित करता है, को सूचित करता है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया है सॉलिड, अगर ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड एस, इसका मतलब हुआ कि यह ठोस है, ठोस है। अगर ब्रैकेट में लिख दिया जी, इसका मतलब वो गैस है। अगर ब्रैकेट में लिख दिया है लिक्विड एल, इसका मतलब वह शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव है। और अगर एक्वस लिखा है, इसका मतलब है कि उसका मिश्रण है, मिश्रण है जल के साथ, जल के साथ उसका मिश्रण है, इसका ये मतलब समझा जाएगा। तो ये उसके फिजिकल स्टेट को बताता है, भौतिक अवस्था को बताता है, जो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एस जी एक्वस लिक्विड, ये उसके भौतिक अवस्था को बताता है। तो हम इस पर आएंगे, आपको एग्जाम्पल करके उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो ये ठोस की बात करता है। एक जगह कहीं हम लोग ऐसे एरो का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एरो का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल, यह रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता है, जिसमें रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहा हो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। उस केस में हम ऐसे एरो का इस्तेमाल करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी कभी अलग अलग तरह की बात होती है। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि ए प्लस बी ये बना रहा है सी प्लस डी, तो इसका मतलब होगा कि ए बी से सी प्लस डी भी बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, तथा सी प्लस डी से ए प्लस बी भी बन रहा है। इसका यही मतलब होता है, बन रहा है। इसमें जो दो साइन यूज किया है, ए प्लस बी, ये दे रहा है सी प्लस डी, जिसमें इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आगे की तरफ रिएक्शन हो, मतलब सी प्लस डी बन रहा है, और इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें भी कुछ बात ध्यान देने वाली होती है। अब सपोज कीजिए कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन वाला जो केस है, जैसे ए से हम ऐसे लिखें और ये एरो छोटा लिखें बी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब हुआ, ये इस तरह के एरो का मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। इसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हुआ वो तेज है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे की तरफ का रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा तेज है, इसका ये मतलब हुआ। और अगर दोनों साइन बराबर लिख देते हैं, जैसे कहा कि ए से दोनों साइन अगर बराबर लिखते हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जितना स्पीड से चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी उतने ही स्पीड से चल रहा है। तो ये बात हुई कि हम जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी होगी।
अब इस केमिकल इक्वेशन को जब लिख दिया है तो उसमें मैंने बहुत सारी बात बताया कि अगर कहता है कहीं भी कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में AgNO3 का जलीय विलयन मिलाया जाता है तब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट बनता है। ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो तो हम इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये हम आपको समझाते। इसमें बड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ये समझना है कि अगर हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें ये हम आपको समझा दें कि इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कि रिएक्टेंट कौन सा है, शुरुआत किस चीज़ से हुई है, सोडियम क्लोराइड से और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से। तो सोडियम क्लोराइड हम इक्वेशन लिखेंगे NaCl, जलीय विलयन है इसका मतलब हम एक्वस लिखेंगे। इसका अपना एक मीनिंग है, समझ लीजिएगा कि अगर NaCl में के बाद एक्वस नहीं लिखते हैं तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बिना जलीय विलयन का ये रिएक्ट करते ही नहीं है। और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, AgNO3 मिलाया और यह भी एक्वस है, दोनों का एक्वस सोल्यूशन लिया है और इसको मिलाया तो बना AgCl। और AgCl को कहता है अवक्षेप, तो देखिए हम यहाँ एरो लिख देंगे ऐसे, और प्लस NaNO3 एक्वस बनेगा, ठीक है, ये एक्वस मीडियम में रहेगा। तो यह हुआ एक केमिकल इक्वेशन जिसमें हम उन सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो दिए जाते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कहे गए हैं कि ऐसे केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण लिखे जाने चाहिए। तो जब हम डाउनवर्ड एरो लिख देते हैं इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट बना, और उससे पहले ये सॉलिड इसको लिख देना चाहिए, ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट बना, ये घुलनशील नहीं है। बाद में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण अभिक्रिया की हम बात भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पर ये बता दें आपको कि चूंकि यह अवक्षेप बन रहा है तो उसको दर्शाने के लिए हमें डाउनवर्ड एरो की ज़रूरत पड़ेगी। हम डाउनवर्ड एरो वहाँ लिख दिए, इससे साफ साफ साबित हो गया कि वहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, ये समझ लीजिए। ठीक वैसे ही कहता है कि मार्बल को जब गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तब बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सॉलिड होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है। देखिए हमने इसको एरो से दिखा दिया, इसका मतलब है कि ये गैस निकल रहा है। ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक वैसे ही अमोनिया का सिंथेसिस, अमोनिया का निर्माण, तो अमोनिया की सिंथेसिस कैसे होती है, N2 नाइट्रोजन जो है वो गैस होता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस होता है, उनके बीच में अभिक्रिया होगी तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ऐसे, और यहाँ लिख देते हैं NH3 गैस, अमोनिया गैस बनता है। तो ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव हुआ कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिले। अब इस रिएक्शन में देखिए एक बात है कि यहाँ हम अगर ऐसा कहें कि द्रव्यमान, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि चाहे दुनिया का किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ जो सम होगा टोटल मास वो कांस्टेंट रहता है। टोटल मास मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान संरक्षित रहती है। इसका मतलब हुआ कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भी इन ए केमिकल रिएक्शन आल्सो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसको बिना ओबे किए हुए रिएक्शन बहुत हम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ भी आपको दिखा सकते हैं और एक एग्जाम्पल यह भी ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस लिख दूंगा, ऑक्सीजन गैस के साथ जलता है तो ये वाटर बनाता है। ठीक बात है, जल बनाता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 गुना 2 तो 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 32 2 34, और यहाँ 1 गुना 2 प्लस 16 18 ग्राम बना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता है। तो इसीलिए हमको रिएक्शन को संतुलित करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंसिंग द इक्वेशन। और बैलेंसिंग द इक्वेशन का जो तरीका है उसमें करना ये है कि जो सबसे ज़्यादा आइटम हो, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन तो है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो अब देखिए बैलेंस हो गया। तो जब बैलेंस कर देंगे इसको तो ये और भी इंफॉर्मेटिव होगा और एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हम लिख पाएंगे। बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान देना है, अभी आपके लेवल में केवल हीट एंड ट्रायल मेथड ही आप कर सकते हैं। एक बार किसी कोफिशिएंट से गुना करके चेक कर लिया कि अगर बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं बैलेंस हुआ तो फिर दूसरे कोफिशिएंट से गुना, तीसरे कोफिशिएंट से गुना किया। जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ एक अप्रोप्रिएट एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड बताया जाएगा जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और उससे उस केमिकल इक्वेशन को हम बड़े आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है बैलेंस करना उस केमिकल इक्वेशन को। लेकिन अभी आपको केवल ट्रायल एंड एरर मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ट्राई किया, गलती हो गई, फिर ट्राई किया, फिर गलती हो गई, तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक सही ना हो जाए। और उसके लिए कुछ ट्रिक बताए गए, बता देता हूँ कि जिस एटम की संख्या सबसे ज़्यादा होती है पहले उसको बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद बाकी एटम को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट जो भी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करना है, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो जब कभी हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसको हम बैलेंस करके लिखें। और ज़्यादा इम्प्रेसिव आंसर तब होगा जब हम उन सारी बातों को फॉलो करें कि वो उसका स्टेट लिख दे ब्रैकेट में, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो एरो से दिखाए, कोई गैस बन रहा है तो एरो से दिखाए, और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तब उसको हम डबल हेडेड एरो, तो वो जो एरो दिखाया दोनों तरफ वाला वो दिखाएं। तो हम इन सारी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो एक गुड हैबिट, एक अच्छी आदत का भी विकास होगा, आदत भी अच्छी बनेगी और इम्प्रेसिव भी होगा, आप एक्यूरेट भी होंगे। तो शुरू से उसका अभ्यास करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने NaCl और AgNO3 लिखा है
तो हम उसको नंबर काट लेंगे, लेकिन वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं हुआ। अगर आपने NaCl एक्वस और AgNO3 एक्वस लिखा, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ और ज़्यादा इम्प्रेसिव आंसर होगा वो। उस पर कहीं से कोई क्वेश्चन हम काट भी सकते हैं। अगर NaCl केवल लिखा आपने तो हम काट भी सकते हैं, ये मेरी मर्जी। हम अगर आपको नंबर दे रहे हैं तो वो दया करके दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप उसको जो नियम है उस नियम संगत काम करें और उसका पालन करें, और उन सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप लिखेंगे तो आपकी आदत भी अच्छी होगी, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा प्रभावित होगा और आपको अच्छा नंबर देगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ नंबर पाने के बाद फिर आप बड़े होंगे तो आप में एक्यूरेसी होनी चाहिए। कोई भी काम जब करते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो एक्यूरेसी बहुत काम करता है। अब थोड़ा सा आपने अगर चूक कर दिया, बताते थोड़ी सी चूक से वो बातें बदल जाती हैं, आंसर बिगड़ जाता है। तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखें। और केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, आज का यह लेक्चर इतना ही हुआ। हम लोग अगली क्लास में, अगले लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे पहचानें। और फिर हम इस चैप्टर में बहुत, यही तो बात है कि डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन पढ़ने हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, रेंसिडिटी पढ़नी है। तो इन सारी बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जब कभी आए तो आपको पहले पता चले। धन्यवाद।